जय श्री राधे फ्रेंड्स। आन्या ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरी मम्मी पापा मुझे लेने आए। तुम्हें पता है मेरा भी परिवार है। वह लोग मुझे अपने साथ घर लेकर जाएंगे और फिर मैं उनके साथ ही रहूंगी। डीडी को कुछ सेकंड तक वो हैरान रहा, फिर आन्या से बोला, मगर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। इस बात पर आन्या की मुस्कुराहट थोड़ी सी फीकी पड़ गई। उसने डीडी से कहा, चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैं तुमसे मिलने के लिए हर संडे आऊंगी, प्रॉमिस। डीडी के दिल में अजीब सा दर्द हुआ। वह बोल पड़ा, ऐसे मत जाओ आन्या, मुझे छोड़कर ऐसे मत जाओ, प्लीज मत जाओ। आन्या ने एक गहरी सांस ली, डीडी के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बोली, मुझे भी तुम्हारी उतनी ही याद आएगी जितनी तुम्हें मेरी आएगी। मैं हर संडे तुमसे मिलने आया करूंगी, आई प्रॉमिस। मैं वादा करती हूँ, पर मैं अपनी फैमिली के साथ जाना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही सपना देखा है कि काश मेरी भी फैमिली हो। भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे पास एक परिवार है। मम्मी है, पापा हैं। मम्मी पापा बहुत अच्छे होते हैं, वे बहुत प्यार करते हैं। मुझे उनके साथ रहना है। मैं रहना चाहती हूँ। आन्या को अपने माता पिता के साथ जाने कि इतनी डेस्परेशन देखकर डीडी आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। आन्या डीडी को गले लगाते हुए बोली, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी, आई प्रॉमिस। मैं जा रही हूँ, पर तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? डीडी कुछ बोल ही नहीं पाया। आन्या वापस आकर स्वयं कहर और राजवीर तीनों से मिलती है, थोड़ा वक्त गुजारती है और उनको बाय बोलकर फाइनली वहां से चली जाती है। आन्या गाड़ी में बैठकर आश्रम की तरफ देखती है। दूर खड़ा हुआ डीडी आन्या को देख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कुराहट नहीं थी, आंखों में कोई चमक नहीं थी, बल्कि एक दर्द था। धीरे धीरे वह गाड़ी वहां से चली गई। आन्या चली गई। उसके बाद से तकरीबन 2 महीने तक आन्या वापस नहीं आई। 2 महीने बाद वह वापस आई और अपने शकुंतला माँ से पूछा, शकुंतला माँ, वह चारों कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। शकुंतला माँ ने आन्या से कहा, बेटा वह तो चले गए। यह सुनकर आन्या हैरान हो गई। चले गए? पर कहाँ? शकुंतला माँ ने कहा, पता नहीं, वे लोग पिछले महीने ही चले गए। कहाँ गए कुछ भी पता कर नहीं गए, अचानक ही गायब हो गए। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। डीडी तुम्हारा बहुत इंतजार करता था, पर तुमने आने में देरी कर दी। आन्या की आंखों से आंसू टपक गए। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और आंसू भी। वह वापस उसी गैरेज में गई। उसने हर तरफ देखा, मगर उनका कोई नामो निशान नहीं था। फिर अचानक आन्या के हाथ में एक छोटा सा नोट लगा जो वहां पर रखा हुआ था। आन्या ने नोट को उठाया और फिर उस नोट पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ा, आन्या, आई विल मैरिंग यू वन डे। आंखों में आंसू लेकर आन्या फिर वहां से चली गई। फ्लैशबैक एंड। आन्या बिस्तर के पास खड़ी थी, वह टूटा हुआ बिस्तर जहां पर वह लोग सोते थे। आज भी हर चीज बिल्कुल वैसी ही थी। उसी जगह पर आन्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसके दिल में एक अजीब सी तड़प, एक अजीब सी बेचैनी थी। आंखों में शौक और हैरानी थी। आज से अतीत का वह हिस्सा उसे याद आया था जिसने उसकी पूरी कहानी को ही पलटकर रख दिया। आन्या हैरान थी कि अपने अतीत के बारे में इतनी बड़ी बात उसे पहले कैसे याद नहीं आई। कमरे से बाहर आकर आन्या ने बहुत सारी चीजों को देखा। वह हर चीज जो उसे उन चारों की याद दिलाती थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह यह जानकर हैरान थी कि जो उसका पति है वह वही है, वह डीडी है। यह नाम उसी ने उसे दिया है। कैसे भूल गई वह? कैसे कुछ याद नहीं आया? तभी अचानक आन्या को महसूस हुआ कि कोई वहां पर लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। आन्या ने पलटकर देखा तो पाया कि गैरेज के दरवाजे पर कोई खड़ा है। अंधेरे में एक बड़ा सा शरीर आन्या की धड़कनों को तेज कर गया। बेसुध सी होकर वह परछाई की तरफ गई। उसने अपने हाथ को उस परछाई की तरफ आगे बढ़ाया। शायद उसका दिल उसे पहचान गया था। बचपन का वो सीन एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने फ्लैशबैक हो गया, जब उसने उसे छोटे बच्चों की तरह अपना हाथ बढ़ाया था। ठीक उसी तरह से उस आदमी ने अपने हाथ को उठाकर आन्या के हाथों में रखा और आन्या को अंधेरे से उजाले की तरफ खींच लिया, जैसे बचपन में खींचा था। वो डीडी था। उसने अपनी आंखों के सामने देखकर आन्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था, गले से आवाज नहीं निकल रही थी। हैरानी, अमेजमेंट, शौक, ना जाने क्या क्या था उसकी आंखों में। उसके सामने डीडी खड़ा था, चेहरे पर मास्क और हमेशा वाला ऊपर से नीचे तक काले लिबास में। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आज आन्या को यह आंखें साफ पहचान में आ गई थी। यह वही थी। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच में सन्नाटा छाया रहा। फिर हिम्मत करके आन्या फाइनली कुछ बोलती है, तुम डीडी हो? मेरे डीडी? डीडी ने हाँ में अपना सर हिलाया। उसकी आंखों में आन्या के लिए ढेर सारी नरमाहट और प्यार था, कुछ दर्द भी था। आंखों में आंसू लेकर आन्या ने डीडी से पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वही हो? डीडी ने जवाब दिया, तुम्हारी याददाश्त लौटने का इंतजार में था। मैं चाहता था तुम
खुद ही मुझे याद करो। आन्या डीडी से बोली, कहाँ चले गए थे तुम? डीडी ने कहा, तुम लौट कर नहीं आई, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, पर मैंने किया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुमसे शादी भी कर ली कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। आन्या का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। डीडी के हाथों को उसने अपने हाथों में लिया और कहा, आई एम सॉरी अपना प्रॉमिस पूरा न करने के लिए और तुम्हें छोड़कर चले जाने के लिए। डीडी कुछ नहीं बोल पाया, बस चुपचाप उसे देखता रहा। आन्या ने अपने हाथ ऊपर उठाए हुए मास्क उतारने के लिए, इससे पहले कि उसके हाथ उसके मास्क तक पहुंचते, डीडी ने उसके हाथों को वहीं पर पकड़ लिया। आंखों में आंसुओं के साथ आन्या उसे देख रही थी। डीडी ने कहा, तुम डर जाओगी। आन्या ने दर्द भरी एक लंबी सी सांस छोड़ी और ना में सर हिलाकर कहा, नहीं। उसके बाद उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और डीडी के चेहरे से को धीरे धीरे मास्क हटाने लगी। जैसे जैसे वो मास्क डीडी के चेहरे से उतरता रहा, उसके चेहरे के वो निशान एक बार फिर से आन्या की आंखों के सामने आने लगे। जब उसने डीडी के चेहरे पर वो मास्क हटाया तो उसके चेहरे को आज पहली बार देखा। उसका दिल जोर से धड़का, एक अजीब से दर्द के साथ। डीडी के चेहरे पर आज भी वह सारे निशान मौजूद थे जो बचपन में थे। डीडी बस एकटक बिना किसी हाव भाव के उसे देख रहा था। आन्या ने एक लंबी सांस ली और उसके करीब आई। वो डीडी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे करीब लेकर आई और उसके माथे पर किस कर दिया। डीडी ने अपनी आंखों को हल्का सा बंद कर लिया। आन्या ने अपने माथे को डीडी के माथे से मिला लिया और आंखें बंद कर ली। उसने कांपती आवाज में कहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक, थैंक यू। उसके बाद दोनों एक दूसरे को जोर से हक कर लेते हैं। आन्या और डीडी ने एक दूसरे को कसकर हक कर लिया। डीडी की मजबूत बाहों में उसकी मजबूत सीने पर अपना सर रख के आन्या को बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। शी फेल्ट होम। ऐसा लग रहा था जैसे उसका घर मिल गया, उसका सुकून मिल गया। इतना सुकून, इतना आराम उससे पहले कभी नहीं मिला जितना उसे इस वक्त डीडी की बाहों में मिल रहा था। वह बहुत ही ज्यादा सेफ और सिक्योर महसूस कर रही थी। उसे आइडिया तक नहीं था कि जिस दोस्त को वह इतने सालों में भूल चुकी थी वह उसकी जिंदगी में कुछ इस तरह आएगा कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल देगा। इतने सालों में दुख दर्द में वह तो मुस्कुराना ही भूल गई थी। अगर डीडी उसकी जिंदगी में ना आया होता तो पता नहीं आज वो जिंदा भी होती या नहीं। दोनों ने हक ब्रेक किया और एक दूसरे की आंखों में देखा। आन्या डीडी से बोली, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें दोबारा पाकर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। इसके आगे वह कुछ बोल नहीं पाई। डीडी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, गालों को प्यार से सहलाते हुए बड़ी ही नर्म आंखों के साथ उसकी आंखों को देखते हुए कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कभी अकेला न छोड़ने का वादा, हमेशा तुम्हें अपने पास खुश रखने का वादा। भला अपना वादा मैं कैसे तोड़ सकता था? मुझे तो आना ही था। आन्या की गालों से आंसू टपक गए। उसके आंसुओं को पोंछते हुए डीडी ने कहा, इन्हें मत बहाओ, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आन्या मुस्कुरा देती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे डूब जाते हैं। आन्या डीडी के कॉलर को पकड़कर धीरे से उसे अपने करीब लाती है। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। डीडी आन्या की कमर पर हाथ रख के उसे नाजुक से शरीर को अपनी तरफ काफी करीब कर लेता है। दोनों के होठ आपस में मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बहुत नरम और सॉफ्ट किस, जिसमें कोई अग्रेशन नहीं था, सिर्फ प्यार और प्यार की नरमाहट थी। डीडी खुश था कि फाइनली आन्या अब उसे जानती है। उसे वह याद आ गया। थोड़ी देर बाद आन्या और डीडी उस बिस्तर पर लेटे हुए थे जो वहां पर मौजूद था। आन्या डीडी के बाहों में थी और उसके सीने पर सर रखे हुए थी। डीडी प्यार से आन्या के बालों को सहला रहा था। आन्या डीडी की धड़कनों को महसूस कर रही थी। वह चुपचाप बस उसकी धड़कनों का सुरीला म्यूजिक सुन रही थी। आज उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसका दिल भी जैसे खुशी से झूम रहा था। आन्या को चुपचाप देखकर डीडी ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? आन्या उठकर बैठ गई और डीडी की तरफ देखने लगी। तुम्हारे साथ वो तीनों भी थे ना, वो कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या वह अब भी तुम्हारे साथ ही हैं? डीडी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ वह तीनों भी तुमसे मिलना चाहते हैं। बताया था मैंने उन्हें तुम्हारे और हमारी शादी के बारे में। वह बहुत खुश थे। आन्या मुस्कुरा देती है। वह डीडी से कहती है, वह तीनों भी काफी बड़े हो गए होंगे ना? करते क्या है वह और दिखते कैसे हैं? कह वह कैसी दिखती है? उसकी शादी हो गई क्या? डीडी ने ना में सर हिलाया और कहा, बहुत जल्द ही तुम्हें उन तीनों से मिलवाऊंगा। आन्या एक्साइटेड थी उनसे मिलने के लिए। तभी आन्या को कुछ याद आया। उसने डीडी से पूछा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? डीडी ने कहा, पूछो। आन्या ने हिम्मत जुटाई और फिर पूछा, तुमने मेरा मतलब, तुम्हें तो वो सब याद था? तुमने मुझे ढूंढ भी लिया? तुमने मेरे पास आकर कभी मुझे हमारे पास्ट के बारे में याद
कभी हमारे पास्ट के बारे में याद दिलाने की कोशिश क्यों नहीं की? डीडी ने कहा। और उससे क्या हो जाता आन्या, तुम उस घर में एक वजह से थी। जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था, तुम्हारी आंखें भी उस वक्त जा चुकी थी। आन्या को याद आया और फिर वह बोली, तो क्या तुम वही थे? आई मीन जब तुम लास्ट नाइट मेरे घर में थे तब तुम एक पेंटिंग बनाकर गए थे। जब मैं अंधी थी तो कहीं अकेली होती थी तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। वह परफ्यूम की खुशबू, मैं उसे बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। तुमने जो पेंटिंग बनाई उसमें हम दोनों ही थे ना? वह जो मेरे हमेशा आसपास रहता था वो तुम ही थे ना? डीडी एक सेकंड तक चुप रहा और फिर बोला, तुम्हें क्या लगता है? आन्या हैरान होकर उसे देख रही थी। तुम इतनी दूर से मुझे देखते रहे, कभी मेरे पास आकर बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं तुम इससे पहले मुझे अपने साथ ले गए? इतना इंतजार किस चीज का किया तुमने? डीडी चुप रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तुम किसी और से प्यार करने लगी थी, वो तुम्हारी खुशी था। डीडी की बात सुनकर आन्या को नक्श का एहसास हुआ और उसके सीने में एक अजीब सा दर्द हुआ। उसने कहा, तो तुम्हें पता था कि मैं नक्श से प्यार करती हूँ? डीडी ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम उसके साथ अपनी नई दुनिया के सपने देखने लगी थी। कभी हिम्मत ही नहीं हुई मेरी तुम्हारे सामने आने की, तुम्हें यह बताने की कि तुम मेरी हो। तुम उसके साथ खुश थी और मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा और कुछ भी जरूरी नहीं था आन्या, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें सिर्फ दूर से ही देखता रहता था। उसके बाद आन्या ने पूछा, और फिर उस कॉकटेल पार्टी वाली रात, उस वक्त तुम वहां कैसे आए और क्यों? इसके आगे आन्या कुछ नहीं बोली, मगर डीडी समझ गया। उसने कहा, तुम्हें लेकर तुम्हारी बहन के गंदे इरादों का मुझे जल्द ही पता लग गया था। तुम्हारे साथ जो भी कुछ तुम्हारी फैमिली ने बुरा किया उसके बारे में भी मुझे जल्द ही पता चल चुका था। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर तुम्हारा रेप करवाने की प्लानिंग की थी, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। और नक्श तुम्हारे लिए लॉयल होता अगर वो तुमसे प्यार करता। वो उस रात मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल नहीं आता, मगर वो डिजर्व नहीं करता था आन्या। उस वक्त मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें अब और किसी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। आन्या ने कहा, अगर मैं नक्श से शादी कर लेती तो? अगर वो वाकई में मेरे लिए लॉयल होता तो? डीडी ने कहा, तो मैं कभी हमारे सामने नहीं आता, तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आता, दूर से ही तुम्हें देखता रहता, लेकिन कभी भी तुम्हारे सामने आना नहीं आता, आकर तुम पर हक जताने की कोशिश नहीं करता। मैंने पहले ही कहा था कि तुमसे तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है और तुम्हारी सलामती मेरी जिम्मेदारी है। डीडी की आवाज में बेशुमार प्यार और फिक्र देखकर आन्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई। डीडी ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे सामने आने की हिम्मत मैं उस वक्त जुटा पाया जब तुम जिंदगी से हार कर अपनी जान देने चली गई थी। तुमने सुसाइड करने के लिए नदी में छलांग लगाई थी। उस वक्त मैंने फैसला किया कि तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं तुम्हारे सामने जरूर आऊंगा। उस वक्त मैं ही था वो आदमी जिसने तुम्हें नदी से बाहर निकाला था। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता था, किसी भी कीमत पर नहीं। मैंने तभी फैसला ले लिया था कि मैं अपने बचपन के किए वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। पर जब मैंने तुम्हें शादी के लिए कहा तो मुझे पता था कि तुम ऐसे ही किसी अनजान इंसान से शादी के लिए तैयार नहीं होगी। तुम्हारी फ्रेंड के पापा के इलाज के लिए तुम्हें पैसों की मजबूरी का फायदा मुझे मजबूरन उठाना पड़ा, वरना तुम मेरी बात कभी नहीं मानती। आन्या डीडी की सारी बातों का मतलब समझ रही थी और यह भी डीडी ने जो भी कुछ किया उसकी खुशी और प्रोटेक्शन के लिए किया, उसे मजबूर किया शादी के लिए, क्योंकि वह भी मानती थी कि ऐसे ही वह किसी अनजान इंसान से शादी नहीं करती। उसने खुद को किस्मत वाला महसूस किया कि डीडी ने उसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए वह कदम उठाए। आन्या ने डीडी की तरफ देखा, उसकी आंखें नरम हो गई। डीडी ने उसे अपनी बाहों में खींचा और वह बिस्तर पर लेट गया। अगले ही पर उन्होंने उसका चेहरा अपने करीब लाते हुए, तुम मेरी हो आन्या, हमेशा से मेरी थी। तुम्हें वह नोट मिला था ना जहां मैंने लिखा था, आन्या आई विल मैरी यू वन डे। डीडी की बात सुनकर आन्या को वह नोट याद आया। उसने सिर हिलाया और डीडी के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, इन सब के लिए थैंक यू। डीडी ने उसके माथे पर किस किया और कहा, आज मैं जो भी कुछ हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो मैं कभी यह बदलाव नहीं कर पाता। तुम मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशंस हो आन्या। आन्या अब और कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने डीडी को कसकर गले लगाया, उसके आंसू टपक गए और उसने कहा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। आन्या के मुंह से सब सुनकर डीडी के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहीं ना कहीं उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने भी आन्या को अपनी बाहों में समेट लिया। पूरी रात दोनों ने वहां बिताई।
वह जगह उनके बचपन की खूबसूरत यादों से भरी थी, जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। अथर्व आराम से अपने कैबिन में अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा रहा। लैपटॉप पर एक कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल चल रही थी, जिसमें वह लोग अलग अलग लोकेशन पे थे, जैसे अलग अलग देश में। उनकी एक मीटिंग होती है, जिसे कंप्लीट करने के बाद अथर्व सबको गुड लक बोलकर लैपटॉप बंद कर देता है। उसके बाद वह आराम से चेयर पर अपनी पीठ लगाकर कुर्सी पर सर टिकाकर आंखों को हल्का सा बंद कर लेता है। उसे कॉफी की बहुत कमी महसूस हो रही थी। वह आंखें खोलकर अपने फोन की तरफ देखता है, उसे उठाने ही वाला होता है, तभी अचानक उसकी नजर में कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। उसके कैबिन की कांच की दीवार से वह बाहर की तरफ साफ साफ देख पा रहा था। वह बाहर कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसके एक्सप्रेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाते। वह देखता है दूसरी तरफ से कहर एक डेस्क का सहारा लेकर खड़ी हुई थी। उसके बगल में एक लड़का खड़ा था। वह लड़का शायद उसी की कंपनी में एम्प्लॉय था। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि कवि था। कहर ने बॉडीगार्ड की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, बालों को ऊपर पोनीटेल में बांधा हुआ था। वह लड़के के साथ खड़ी इतनी हंस हंस कर बातें कर रही थी कि जैसे वह लड़का उसका कोई बहुत अपना हो। कुछ ज्यादा ही फ्रैंक लग रहा था उसके साथ। वह लड़का भी काफी हंसकर बातें कर रहा था। तभी उसने लड़के ने अपनी कोहनी को कहर के कंधों के ऊपर टिका लिया। यह देखकर अथर्व के एक्सप्रेशन खराब होने लगे। दोनों कुछ देर तक हंसते बात करते हैं, कभी आपस में हाई फाई करते हैं, कभी कुछ और। अथर्व के हाथ में जो फोन था उस पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई और आंखों में हल्की सी जेलसी की चमक दिखाई देने लगी। उसका दिमाग खराब होने लगा। उसने तुरंत कहर के मोबाइल पर अपने मोबाइल से कॉल किया। दूसरी तरफ से कहर कवि के सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए बोली, यार तुम बहुत फनी हो सच में। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। कंफ्यूज होकर उसने अपना फोन निकाला तो देखा कि स्क्रीन पर मोगैम्बो नाम फ्लैश हो रहा। यह नाम देखते ही उसके चेहरे का रंग सा उड़ गया। वह एकदम से सीधा खड़ी हो गई। उसे इतना हैरान देखकर कवि ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया क्या? इतना क्या हैरान हो रही हो, जैसे किसी ने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो? कहर ने कहा, नहीं बॉयफ्रेंड का नहीं, बॉस का कॉल आया है, उस खड़ूस मोगैम्बो का। बॉस का नाम सुनते ही कभी भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। कहर अपना गला साफ करती है और फिर एक गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव करती है। कॉल रिसीव करने के बाद जैसे ही वह कुछ बोलने वाली होती है, दूसरी तरफ से अथर्व ने एक बहुत ही डार्क आवाज सुनाई देती है, मेरे कैबिन में आओ अभी के अभी। अचानक अथर्व की इतनी कड़क आवाज सुनकर कहर थोड़ा सा हैरान कंफ्यूज दिखाई देने लगती है। वह कवि की तरफ देखती है, जो खुद आईब्रोज ऊपर उठाकर उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ने की कोशिश करता है। फिर वह कहती है, ओके बॉस। यह बोलकर वह कॉल कट कर देती है। कवि कहर से बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अचानक तेरे हाव भाव कैसे बदल गए? क्या कहा सर ने? कहर ने एक गहरी सांस लेकर अनोइंग फेस बनाते हुए कहा, खड़ूस कहीं का। एक शब्द वह प्यार से नहीं बोल सकता। हाँ, माना कि हम उसके अंडर नौकरी करते हैं और वह हमें सैलरी देता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमें अपना नौकर समझ बैठा है। जब भी ऑर्डर देगा हमको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। क्या खरीद लिया है क्या उसने हमें? कहर को इतने गुस्से में देख कवि भी हैरान था और कंफ्यूज भी, पर इतना जरूर समझ गया था कि जरूर मोगैम्बो ने थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से कहर से बात की होगी। वो दोनों अब भी बातें कर रहे थे। कहर वहां से हिली नहीं थी। यह देखकर अथर्व का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। वह अपने दांत पीसते हुए कहता है, मेरा फोन कट करने के बाद भी यह अभी तक वहां पर उस लड़के के साथ खड़ी बात कर रही है। मैं इस लड़की को नौकरी से निकाल दूंगा। आखिर समझती क्या है अपने आप को? मैं बॉस हूँ, मेरे बोलने पर तुरंत उसे भागकर अंदर आना चाहिए। अथर्व इरिटेट हो जाता है। थोड़ी देर में कहर कैबिन में आती है। वह दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से कम इन की आवाज आती है। कहर अंदर आकर अपने दोनों हाथों के पीछे की तरफ करके सीधी खड़ी हो गई और बोली, आपने बुलाया सर? इस बात पर अथर्व ने आंखें सुकुड़ते हुए कहर की तरफ देखकर कहा, मैंने तुम्हें 45 सेकंड पहले कॉल किया था, तुम पूरे 45 सेकंड लेट हो। कहाँ थी इतनी देर तक? अथर्व की बात सुनकर कहर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह अपने मन ही मन जोर से चिल्लाकर बोलती, 45 सेकंड? सीरियसली? बोल तो ऐसे रहा जैसे 45 सेकंड नहीं, 45 घंटे लेट करके आई हूँ इसके पास। क्या आदमी है? अगर 4 लाख रुपए नहीं दे रहा होता ना तो इसे इतने घूंसे मारती इसके मुंह पर। फिर कहर ने कहा, हाँ मैं जरा वॉशरूम में थी। कहर की बात सुनकर अथर्व की आंखें और कड़क हो जाती हैं। ये लड़की साफ साफ मेरे मुंह पे झूठ बोल रही है, इतनी हिम्मत इसकी। अथर्व अपनी मुट्ठी को जोर से कस लेता है मगर अपने गुस्से को शांत करने की पूरी कोशिश करता है। वह कहर से करता है, ऑल राइट, जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर।
यह बोलकर अथर्व एक फाइल खोलकर उसे चेक करने लगता है। कहर कुछ सेकंड तक कंफ्यूजन में वहीं खड़ी रहती है। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया। अथर्व ने जब अपनी पलकों को ऊपर उठाकर देखा कि वह अब तक वहां पर खड़ी कंफ्यूजन में उसे देख रही है तो वह इरिटेट होकर फाइल को टेबल पर जोर से पटक कर बोला, सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा क्या हर चीज को बार बार रिपीट करवाने की कसम खाई है क्या तुमने? जाओ मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। खड़ी क्या हो, मेरा मुंह देख रही हूँ? कहर एकदम से थोड़ा कड़क हो गई और बोली, लेकिन सर आपको कॉफी देने का काम मेरा नहीं, पियोन का है। मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ। आपको नहीं लगता कि आप गलत इंसान को गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं? कहर की बात सुनकर अथर्व की आंखें सिकुड़ गई और वह बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे यह बताने की कोशिश कर रही हो कि यहाँ किसकी क्या ड्यूटी है? हेलो मिस कहर, मेरी एक बात को कान खोलकर सुन लो। मैं बॉस हूँ तुम्हारा। मैं तुम्हें कॉफी लाने के लिए बोलूं, मुझे गार्ड करने के लिए बोलूं या ऑफिस में पोछा लगाने के लिए बोलूं, तुम्हें वह काम करना पड़ेगा, समझी? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किसको क्या काम देना है और क्या नहीं। तुम्हें तुम्हारी सैलरी टाइम पर मिल रही है ना, और वो भी तुम्हारी उम्मीद से 3 गुना ज्यादा। अब जाओ चुपचाप कॉफी लेकर आओ मेरे लिए। अथर्व का गुस्सा और उसकी बातों को सुनकर कहर हैरान थी। आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने, यह खड़ूस उसके ऊपर इतना भड़क रहा है। पर खैर, ज्यादा जुबान न लड़ाते हुए कहर वहां से चली गई और फिर कॉफी की मशीन के पास पहुंच गई। गुस्से में कहर ने कप उठाया और मशीन चलाकर कॉफी तैयार करने लगी। वह अपने दांत पीसते हुए बड़बड़ा रही थी, खड़ूस खड़ूस, अकड़ू साड़ू मोगैम्बो कहीं का। उसने मुझे इतना कुछ बोल दिया। कॉफी देने का काम पियोन का है, इसमें मैंने क्या गलत बोला? खामखा मुझ पे इतना सुना दिया। गॉड, अगर इसने मेरी इतनी अच्छी सैलरी ना रखी होती ना तो मैं इसके पैर की जूती भी उसके लिए कॉफी ना बनाती। मैं क्या मेरे पैर की जूती भी इसके लिए कॉफी ना बनाती। हे भगवान, हे भगवान, प्लीज मुझे शांति दो, प्लीज मुझे हिम्मत दो कि मैं यहाँ रहते हुए अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकूं और गलती से भी इस आदमी का जबड़ा न तोड़ दूं। उस वक्त तो कितना प्यार से ट्रीट कर रहा था जब हम जंगल के उस होटल में रुके हुए थे, और यहाँ आने के बाद तो ऐसे खुजली वाले कुत्ते की तरह मुझ पर भौंके जा रहा है। कहर ने कॉफी तैयार की और फिर उसे देखकर कहा, एक तो काली कॉफी, ऊपर से विदाउट शुगर, बिल्कुल इस पर सूट करती है। ऐसी कड़वी टेस्टलेस चीजें पी पी कर इस तरह का बन गया है। उसके बाद कहर ने गहरी सांस ली और कॉफी लेकर कैबिन में पहुंच गई। अंदर आने के बाद उसने कॉफी टेबल पर रख दी और कहा, यह लीजिए आपकी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। अथर्व ने अपनी कॉफी की तरफ देखा, फिर कहर की तरफ देखा। वह देख सकता था कि कहर इरिटेट लग रही थी, गुस्से में लग रही थी, उससे नजर भी नहीं मिला रही थी, मगर अथर्व को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कॉफी उठाई और जैसे ही पीना शुरू किया तभी अचानक उसने देखा कि कॉफी के कप पर हल्का सा कुछ लगा है। वह बहुत ही ज्यादा हल्का था, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, मगर जैसे ही अथर्व ने उसे देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने तुरंत कॉफी को टेबल पर तेज आवाज के साथ रखा और कहा, व्हाट द हेल, कॉफी का कप साफ नहीं किया? तुम देखकर नहीं ला सकती थी? अंधी हो गई हो क्या? मुझे बीमार करना चाहती हो? अथर्व की बात सुनकर कहर हैरान हो गई। उसने कॉफी का कप उठाया और चारों तरफ से देखा। उसने कहा, इस पर कुछ भी नहीं लगा है। अथर्व ने एक बहुत ही छोटी सी चीज की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, यह यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, गंदगी लगी है, कप को ठीक से धोया नहीं गया। तुम कप को बिना धोए मेरे लिए कॉफी लेकर आई हो। जाओ पहले कप को धोकर फिर अच्छे से क्लीन करके उसमें कॉफी डालकर लेकर आओ, जाओ यहाँ से। इस बात पर कहर का भी दिमाग खराब हो जाता है। उसने धड़ाक आंखों से अथर्व को देखा। वह भी कप को तेज आवाज के साथ टेबल पर रखकर अथर्व से कहती है, अब आपका बहुत हो गया सर। अब आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए पहले आपका बर्तन वॉश करूं, फिर आपके लिए कॉफी और खाना लेकर आऊं? आई एम सॉरी, मैं इस चीज की सैलरी नहीं लेती। मैं आपकी बॉडीगार्ड हूं, आपको गार्ड करने के लिए सैलरी लेती हूँ, ना कि आपके बर्तन धोने की। आपने क्या मुझे काम वाली बाई समझ के रखा है? कहर का इतना कड़क जवाब सुनकर अथर्व हैरान था। वह खड़ा होकर बोला, अपने बॉस से तुम जवान लड़ा रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब कहर की बर्दाश्त के बाहर हो गया था। इतना तो वह अपने बाप का भी ना सुने, फिर यह तो बॉस क्या चीज है। उसने तुरंत अथर्व की तरफ कदम बढ़ाए और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दे दिया। अथर्व हैरान हो गया और कुर्सी के ऊपर गिर गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि कहर की आंखें बहुत ज्यादा डार्क और खतरनाक हो गई थी। वह जिस तरह से उसे देख रही थी, अथर्व शॉक था। कहर आगे आई, अपने पैरों को उठाकर उसने कुर्सी के ऊपर रखा और फिर अपने दोनों हाथों
को कुर्सी के दोनों आर्म रेस्ट पर रखकर अथर्व के ऊपर हल्की सी झुक गई। अथर्व की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई, दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अपना सलाई वगैरह ढक लिया। कहर ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही डार्क आवाज में कहा, लिशन मिस्टर अथर्व सिंघानिया, आपने मुझे अपने बॉडीगार्ड की ड्यूटी दी है। सिर्फ मैं इसलिए आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ और सिर्फ इसलिए ही अब तक आप सेफ हैं। मुझे मेरी हद पार करने पर मजबूर मत कीजिए, क्योंकि आप 4 लाख रुपए में मुझे खरीद नहीं सकते। अगर मुझे इज्जत से बात करोगे तो मैं यहाँ बड़े ही प्यार से आपके साथ काम करूंगी, आपको प्रोटेक्ट भी करूंगी, लेकिन अगर अपनी तमीज भूलकर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो बॉडीगार्ड तो दूर की बात, आप खुद अपनी बॉडी को मुझसे गार्ड नहीं कर पाएंगे, समझे। अथर्व हैरान था, काफी ज्यादा हैरान होकर कहर की तरफ कड़क अंदाज में देख रहा था। अथर्व सहमते हुए बोला, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। यह सुनकर कहर के होठों पर एक तिरछी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, वेरी गुड, आइंदा अपनी औकात में रहना, समझे। अथर्व ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी अचानक कहर होश में आती है। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कहाँ खो गई तुम। कहर एकदम से होश में आई। उसने देखा कि वह ये सब सपना देख रही थी। यह तो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी है और अथर्व इसके सामने खड़ा गुस्से से उस पर चिल्ला रहा है। इसका मतलब अभी अभी जो उसने अथर्व को डराया वह सिर्फ उसकी कल्पना थी। शिट यार। कहर अपना गला साफ करती है और अथर्व से कहती है, सॉरी सर, मैं अभी पहले आपके लिए कप धोकर अच्छे से क्लीन कर फिर उसमें कॉफी लेकर आती हूँ, रियली सॉरी। यह बोलकर वह कॉफी का कप लेती है और वहां से चली जाती है। अथर्व इरिटेट होकर बोला, यह लड़की भी ना। खुशी एक बड़े से मॉल के बाहर निकलती है। उसका लग्जरियस हैंडबैग उसके हाथ में था। उसने प्रोफेशनल कपड़े पहन रखे थे, ऊपर से शर्ट एंड नीचे पेंसिल स्कर्ट, आंखों पर काला चश्मा, बहुत ही ज्यादा फैशनेबल और स्ट्रिक्ट बिजनेस वूमन लग रही थी और उसका ऑरा और भी ज्यादा कोल्ड और इम्प्रेसिव था। वह अपनी गाड़ी में बैठी और उसके बाद गाड़ी लेकर वहां से चली गई। जल्द ही उसकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी और उसने देखा कि वहां पर काफी ज्यादा भीड़ है, काफी मतलब बहुत ज्यादा भीड़। गाड़ियां रुकी हुई थी, काफी लोग गाड़ियों से निकल कर आगे की तरफ जा रहे थे, जैसे वहां कोई हादसा हो गया हो, शायद कोई एक्सीडेंट। सामने से जाने वाले आदमी ने खुशी ने गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए देखा, पूछा, एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो रहा है, ये लोगों की भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है, ट्रैफिक जाम कैसे हो गया। उस आदमी ने बड़ी हड़बड़ाहट में जवाब दिया, मैडम बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, एक पूरी फैमिली गाड़ी में फंस गई है, गाड़ी बुरी तरह से टूट गई और आग भी लग गई उसमें। खुशी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, व्हाट। वह तुरंत गाड़ी से निकली और फिर आगे की तरफ देखा। आसमान में धुआं ही धुआं हो रखा था। वहां पर लोगों की भीड़, चीखने चिल्लाने की आवाज, ना जाने क्या क्या था। वह तुरंत भागी, गाड़ियों को क्रॉस करते हुए उस भीड़ के पास पहुंची जो वहां पर इकट्ठा हो गई थी। भीड़ को चीरते हुए खुशी जैसे ही वहां सामने आई, उसकी आंखों और मुंह दोनों फटा का फटा रह गया। दिल इतना जोर से धड़क रहा था मानो अभी इसी वक्त रुक जाएगा। उसने देखा कि एक गाड़ी में पूरा परिवार फंसा हुआ है। माँ बाप एक्सीडेंट की वजह से शायद बेहोश हो गए और छोटे छोटे बच्चे जोर से चिल्ला रहे हैं। गाड़ी का दरवाजा खुल नहीं रहा था और गाड़ी से बाहर की तरफ आग लग गई थी। गाड़ी ब्लास्ट हो सकती थी। खुशी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। नो 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 नो। खुशी आगे भागने की कोशिश करती है मगर आग बहुत ज्यादा फैल रही थी। खुशी गाड़ी तक नहीं पहुंच पा रही थी। वह जोर से चिल्लाने लगी, कोई मदद करो प्लीज, कोई मदद करो। तभी खुशी ने देखा कि लोग मदद करने की बजाय दूर खड़े होकर और कुछ तो इतने बेशर्म है कि अपने स्मार्टफोन से वीडियो शूट करने में लगे हुए हैं, कुछ ब्लॉग बना रहे हैं। ओ माय गॉड, बेशर्मी की भी हद होती है। खुशी उन लोगों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाई, शर्म नहीं आती तुम लोगों को। यहाँ एक परिवार गाड़ी में जलकर मरने वाला है और तुम लोग वीडियो बना रहे हो। तुम लोगों में इंसानियत बची भी है कि नहीं? अरे कुछ तो शर्म करो, मदद करो इनकी। तभी अचानक खुशी ने कुछ आवाज महसूस की। जैसे उसने पलटकर देखा, वह हैरान हो गई। एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी गाड़ी के पास खड़ा था। उसने गाड़ी के दरवाजे को अपने हाथ से पकड़ा और थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचा। पूरे दरवाजे में आग लगी थी मगर उसे आदमी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। खुशी हैरान होकर देख रही थी। एक झटके के साथ उसने गाड़ी के दरवाजे को तोड़कर फेंक दिया और फिर अंदर से छोटे छोटे बच्चों को उठाकर बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करने लगा। खुशी तुरंत उस आदमी के पास भाग कर गई। उस आदमी ने बच्चों को निकालकर जैसे ही पीछे किया, खुशी ने तुरंत बच्चों को अपने हाथ में पकड़ लिया। एक सेकंड के लिए उसकी और उस आदमी की नजरें आपस में टकराई। खुशी हैरान थी, हल्की हैरान। उस आदमी की आंखों में भी
हैरानी थी क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं सब्जेक्ट 84 था। खुशी ने उसे देखते ही तुरंत पहचान गई थी, मगर इस वक्त शॉक होने का टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। उसने तुरंत बच्चों को पीछे दूर की तरफ खड़ा किया जो बुरी तरह से रो रहे थे। गाड़ी के अंदर आदमी और औरत जो शायद उन बच्चों के माता पिता थे बुरी तरह से लहूलुहान और बेहोश पड़े थे। उन्हें काफी ज्यादा चोट लगी थी, गाड़ी के शीशे भी टूट चुके थे, बच्चों को भी काफी चोट लगी हुई थी। वो दर्द से चिल्ला रहे थे। तभी एकदम से गाड़ी की आग और ज्यादा भड़क गई। खुशी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, गाड़ी ब्लास्ट होने वाली। खुशी के चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशन थे, उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उस आदमी ने उस औरत को अपनी बाहों से निकालने की कोशिश की, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत फंस गई है सीट के नीचे, जैसे उसका पैर फंस गया। उसने उस औरत को निकालने के लिए सीट को जोर से लात मारी, सीट एकदम से टूट गई। देखकर खुशी भी हैरान थी। उसने तुरंत उस औरत को बाहर निकाला। तभी हिम्मत करके कुछ और आदमी आगे आए उनकी मदद के लिए। उन्होंने उस औरत को पकड़कर साइड किया। उसके बाद सब्जेक्ट 84 ने गाड़ी की दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर आदमी को बाहर निकालने की कोशिश की। वह दूसरी तरफ था। आग इतनी ज्यादा थी कि अब कुछ दिखाई देना बंद हो गया था। तभी एक तेज आवाज के साथ गाड़ी ब्लास्ट हो गई। खुशी की आंखें फट गई यह देखकर कि बच्चे कितने हैरान हो गए कि वहीं पर बेहोश हो गए। तीनों के तीनों बच्चे बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। एक 5 साल का था, एक 8 साल का और एक शायद 12 साल का बच्चा था। सबसे छोटा 5 साल का बच्चा एक लड़की थी और बाकी 2 लड़के। गाड़ी के ब्लास्ट की तेज आवाज ने पूरी भीड़ को हॉरिफाइड कर दिया। खुशी अपनी सांस रोककर खड़ी थी। इसका मतलब गाड़ी वाला आदमी और वह मदद करने वाला। इस थॉट ने खुशी के शरीर को थरथरा दिया और उसके बदन में एक कपकपाहट पैदा हो गई। तभी धुएं से निकलता हुआ सब्जेक्ट 84 वहां पहुंच गया, जिसके कंधे पर वो आदमी था जिसे उसने टाइम रहते बाहर निकाल लिया था। इसे देखते ही खुशी को राहत की सांस आई। थैंक गॉड वो दोनों ठीक है। खुशी तुरंत सब्जेक्ट 84 के पास आई और बोली, तुम इन सबको मेरी गाड़ी में डालने में मेरी मदद करो, मैं तुरंत इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। सब्जेक्ट 84 ने अपना सर एग्रीमेंट में हिलाया। उसने उस औरत और आदमी को अपने अलग अलग कंधों पर लाद दिया। खुशी ने और मदद करने वालों 2-3 लोगों ने उन बच्चों को गोद में उठाया। खुशी तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागी और गाड़ी खोलकर उन सबको गाड़ी में डालने लगी। उसने सब्जेक्ट 84 से कहा, तुम अंदर बैठकर इन्हें संभालो, मैं हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। सब्जेक्ट 84 ने सबको गाड़ी में आराम से डाला और उसके बाद वह भी गाड़ी में बैठ गया। खुशी ने गाड़ी स्टार्ट की और देखते ही देखते रास्ते से गाड़ियां साइड हो गई। खुशी अपनी गाड़ी को लेकर तेज स्पीड के साथ हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई। खुशी ने तुरंत अपने असिस्टेंट के पास कॉल किया और कहा, हेलो सिटी हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर निकालो और जल्दी से उन लोगों को इन्फॉर्म करो कि मैं कुछ बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट को लेकर आ रही हूँ, उन्हें अटेंड करना है, जल्दी करें। यह बोलकर खुशी आगे कुछ सुने बिना ही कॉल कट कर देती है। वह काफी हड़बड़ी में लग रही थी। सब्जेक्ट 84 उन लोगों को चेक करने में लगा हुआ था। खुशी ने कहा, सब ठीक तो है ना, कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं। सब्जेक्ट 84 की बहुत डीप और गहरी आवाज खुशी के कानों में पड़ी, द नीड अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। खुशी ने गाड़ी की स्पीड और तेज बढ़ा दी। जल्दी ही वह लोग सिटी हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर की टीम ऑलरेडी खुशी सिंघानिया के इंतजार में थी, क्योंकि खुशी के असिस्टेंट ने कॉल करके इमरजेंसी के लिए उनको अलर्ट कर दिया था। डॉक्टर की पूरी टीम पहले से ही अस्पताल के बाहर खड़ी थी। खुशी की गाड़ी वहां पर पहुंचती है तो डॉक्टर तुरंत रिएक्ट करते हैं और सारे पेशेंट को स्ट्रेचर पर डालकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। खुशी और सब्जेक्ट 84 भी हॉस्पिटल के अंदर आते हैं। खुशी डॉक्टर से बोली, डॉक्टर इनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, फॉर्मेलिटी की आप चिंता मत कीजिए, वह सब मैं हैंडल कर लूंगी। इनके इलाज में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, वह मैं पे कर दूंगी। डॉक्टर ने कहा, मिस सिंघानिया आप चिंता मत कीजिए, हमारे बेस्ट डॉक्टर इनका इलाज करेंगे, कुछ नहीं होगा किसी को भी। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला गया। खुशी ने तुरंत रिसेप्शन पर जाकर उन सब के लिए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की, बिल पे किया और अस्पताल को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देने के लिए डोनेशन भी दिया। सब्जेक्ट 84 चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। उसके बाद खुशी ने सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्ट 84 की तरफ देखा, जो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी गहरी आंखें जैसे कहीं खोई हुई थी। वह एकदम से किसी सोल्जर की तरह कड़क होकर खड़ा था। खुशी को रियलाइज हुआ कि इस आदमी ने आज जलती हुई गाड़ी को तोड़कर उन सबको बाहर निकाला था। खुशी सब्जेक्ट 84 के पास गई और बोली, तुम्हें भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए भी डॉक्टर अरेंज करती हूँ। सब्जेक्ट 84 ने खुशी की आंखों में देखा। कुछ सेकंड के लिए उसकी गहरी आंखें खुशी की खूबसूरत आंखों को ही देखती रही, जिसमें वो बहुत चिंता घबराहट नजर आ रही थी। सब्जेक्ट 84 ने गहरी आवाज में जवाब दिया, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। खुशी ने कहा,
तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे हाथ जल गए होंगे, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत होगी। खुशी ने जैसे ही सब्जेक्ट 84 के हाथों को देखा तो वह चौंक गई। उसने तुरंत उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़कर गौर से देखा। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। सब्जेक्ट 84 चुपचाप खड़ा खुशी के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था, मगर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह बिल्कुल कड़क और कठोर थे। खुशी यह देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि सब्जेक्ट 84 के हाथों में हल्का सा भी खरोच का निशान भी नहीं, और ये जख्म कहाँ गया? जलती हुई गाड़ी के दरवाजे को तोड़ा था इस आदमी ने, कांच भी चुभ गए थे, लेकिन इसके हाथ देखकर तो लग ही नहीं रहा इसने ऐसा कुछ किया है। कहीं पर भी हल्का सा भी जलने या खरोच का निशान नहीं था। खुशी हैरान होकर सब्जेक्ट 84 को आंखों से देखती हुई बोली, तुम्हारे हाथों में जलन के निशान क्यों नहीं है? मैंने खुद देखा था, तुम्हें जलती हुई गाड़ी का दरवाजा तोड़ा था, और वह दरवाजा भी बुरी तरह से जला हुआ था। सब्जेक्ट 84 ने अपने हाथों को पीछे किया और कहा, मैंने आपसे बचाने वाला जेल लगाया था, जिस वजह से मेरे हाथ नहीं जले, पर जलने के निशान भी नहीं पड़े, इसीलिए आग से जलने वाला जेल था मेरे पास तो लगा लिया। सब्जेक्ट 84 ने झूठ बोल दिया। वैसे उसके शरीर पर कोई जख्म ज्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि उसके ब्लड की हीलिंग पावर उसके जख्मों को जल्दी भर देती थी। खुशी बस चुपचाप खड़ी थी। सब्जेक्ट 84 ने खुशी से कहा, वो लोग तुम्हारे से रिलेटिव्स थे? खुशी उनकी तरफ देखने लगी और फिर उसने सर हिलाकर कहा, नहीं, मैं उन लोगों को नहीं जानती। इस चीज पर सब्जेक्ट 84 की आंखों में हल्की सी हैरानी आई। उसने कहा, तुम नहीं जानती, फिर भी तुम इनके लिए इतना ज्यादा परेशान हो रही थी, क्यों? खुशी ने जवाब दिया, क्या मतलब है क्यों? एक परिवार मेरी आंखों के सामने जल रहा था, तो क्या मैं परेशान न रहूं? एक इंसान होने के नाते किसी दूसरे इंसान का दर्द देखकर मुझे तकलीफ होती है, सब्जेक्ट 84 ने कहा। फिर वहां पर खड़े बाकी सब लोगों को तकलीफ क्यों नहीं हुई? उन्होंने मदद क्यों नहीं की? खुशी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मगर मैं उनके जैसी नहीं हो सकती, इसलिए तो हमने उनकी मदद की ना। और मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, उन लोगों की जान बचाने के लिए थैंक यू वेरी मच मिस्टर। तभी खुशी को एहसास होता है कि उसे तो उस आदमी का नाम ही नहीं पता। तो खुशी ने उससे पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? खुशी का सवाल सुनकर सब्जेक्ट 84 कंफ्यूज हो गया, हल्का सा नजरें चुराने लगा। अब उसे खुद का नाम ही नहीं पता, उसे तो बस सब्जेक्ट 84 नाम से ही बुलाया जाता था। यह नाम डॉक्टर ब्लैक ने उसे दिया था, क्योंकि वे भी उसके एक्सपेरिमेंट का एक सब्जेक्ट था। वो इस लड़की को क्या बताए कि इसका नाम क्या है? तभी अचानक उसकी नजर वहां पर पड़ी हुई एक मैगजीन पर जाती है, जहां पर उसने तुरंत एक नाम पढ़ लिया। खुशी एक बार फिर से बोली, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? सब्जेक्ट 84 ने खुशी की तरफ देखा और कहा, अगुनी, मेरा नाम अगुनी है। खुशी ने नाम सुनकर गर्दन हल्की सी हिलाई और कहा, अगुनी, मदद के लिए थैंक यू वेरी मच। इसके बाद दोनों चुपचाप खड़े हो गए। खुशी जानती थी कि यह वही आदमी है जिसने होटल रूम में उसे बिना कपड़ों के देख लिया था। उस वक्त तो उसे उस आदमी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे डिसाइड कर लिया था कि अगली बार गलती से भी उसकी आंखों के सामने आया तो उसे पुलिस में अरेस्ट करवा देगी, या फिर उसे ऐसी सजा देगी कि वह याद रखेगा हमेशा, या फिर उसके गाल पर खींच के तमाचे देगी। मगर अब जब वह इसके सामने है तो ऐसी सिचुएशन में है कि उसके लिए थैंकफुल है। आज उसने उसकी मदद की। खुशी इस वजह से उसकी नजरों में उसकी इमेज कहीं ना कहीं शायद थोड़ी सुधर गई। उसके बाद अग्नि वहां से जाने लगा। खुशी ने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? उसने पलटकर खुशी की तरफ देखा और कहा, यहाँ घर नहीं बसाना मुझे, उन लोगों को डॉक्टर के पास पहुंचा दिया, इतना काफी है, अब मुझे अपना काम के लिए जाना है। इस बात पर खुशी ने सहमति से सर हिलाया। वह पहले ही पैसे जमा करवा चुकी थी, डॉक्टर को उनकी जिम्मेदारी सौंप चुकी थी, तो अब उनका यहाँ कोई काम नहीं बचा था। उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, एक्सक्यूज मी, उनके ऑपरेशन के खत्म होने के बाद प्लीज मुझे कांटेक्ट करके उनकी हालत के बारे में जरूर इन्फॉर्म कीजिए। कि यह बोलकर वह अपना कार्ड रिसेप्शनिस्ट को दे देती है और उसके बाद अगुनी के साथ अस्पताल से बाहर आने लगती है। अगुनी जाने लगता है कि खुशी उससे कहती है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ अपनी गाड़ी से, जहां भी तुम जा रहे हो। अगुनी ने खुशी की बात सुनकर कहा, जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। यह बोलकर अग्नि वहां से चला जाता है। खुशी बस चुपचाप खड़ी उसे जाता हुआ देखती है। जल्द ही वह उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। उसके बाद खुशी भी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। भयंकर सिंह गुस्से में अपने सामने
खड़े आदमी को देखा जो डर से कांप रहा था। उसने अपनी गन को सामने की तरफ करके एक ही झटके में उस आदमी की खोपड़ी उड़ा दी। गोली चलने की तेज आवाज पूरे गोदाम में गूंज पड़ी और अगले ही पल वह आदमी धड़ाम से जमीन पर गिरकर अपनी सांसें रोक चुका था। वह मर चुका था। भयंकर सिंह के कुछ और आदमी उनके अगल बगल खड़े हुए थे। वो गुस्से से उन आदमियों से बोला, ये साला कमीना मेरा माल से भरा हुआ ट्रक यहाँ छोड़कर भाग गया, इसके बाद छुप गया पुलिस वालों से। इसे क्या लगा कि ये मेरे पास आएगा तो मैं इसे इनाम दूंगा अपनी जान बचाने के लिए। मेरा करोड़ों का माल पुलिस ने जब्त कर लिया, उसके बाद इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। वह आदमी यानी कि भयंकर सिंह जोर से चिल्लाता है। पूरे गोदाम में उसकी आवाज गूंजने लगती है। वो काफी गुस्से से कहता है, पता करो मेरा माल किसने पकड़ा है। मेरा करोड़ों का माल है, मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये जिसने भी किया है भयंकर सिंह उसे छोड़ेगा नहीं। जाओ और पता लगाओ। उसके आदमी तुरंत भयंकर सिंह का ऑर्डर मिलते ही वहां से चले गए। शहर में एक बड़े से क्लब में शरण्या आराम से बैठी थी। उसने अपने फोन को उठाकर देखा और वक्त देखने के बाद फिर उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। उसके हाथ में वाइन का गिलास था जिसकी एक एक सिप को वो पी रही थी। तभी अचानक कोई लेफ्ट साइड से उसका कंधा थपथपाता है और लेफ्ट साइड की तरफ देखती है तो वहां कोई भी नहीं मिलता। फिर जब वो वापस अपने चेहरे को आगे की तरफ करती है तो एकदम से हड़बड़ा सी जाती है क्योंकि स्वयं एकदम से उसके आगे आकर कहता है, हाय दरोगा मैडम। अचानक स्वयं की हरकत से शरण्या इरिटेट हो जाती है। स्वयं कुर्सी पर बैठ जाता है और शरण्या कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कभी भी शांति से नहीं आ सकते ना। स्वयं मुस्कुराकर कहता है, मैडम शांति तूफान से पहले आती है, तूफान के साथ नहीं। और रही बात कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये तो पब्लिक के एंजॉय करने की जगह है, कोई भी कहीं पे भी आ सकता है, इसमें पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या। शरण्या ने कहा, दिन में कॉल किया था, पुलिस स्टेशन आना है, केस को लेकर कुछ बात करनी थी, उठाए क्यों नहीं। स्वयं ने जवाब दिया, अब मैडम माना कि आपकी मदद करने के लिए मैं मान गया, 24 घंटे आपके पल्लू से बंधा तो नहीं रह सकता ना। कुछ जरूरी काम के लिए गया था और फोन पर ध्यान नहीं दिया तो उठा नहीं पाया। शरण्या आखिर रोल करती स्वयं कहता है, वैसे आजकल आपको मेरा चेहरा देखे बिना बिल्कुल नींद नहीं आती ना। जब देखो मुझे बुलाती रहती हो। मैं बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे मेरे प्यार में पड़ रही हैं, जरा संभलिए अपने आप को, फिर मुझे दोष मत देना। स्वयं की बात सुनकर शरण्या अपनी आंखों को सिकुड़कर उसकी तरफ देखती है। फिर से शुरू हो गए, कभी कभी तो तुम्हारी शक्ल देखकर मन करता है कि एक बोतल उठाऊं और तुम्हारे सर पर दे फोड़ूं, लेकिन क्या करूं, कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं। स्वयं ने हल्का सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या दरोगा मैडम, मैं आपसे इतने प्यार भरी बातें करता हूँ और आप जब देखो मारने मराने की बात करती रहती हैं। अगर मैं आपको इतना ही खटकता हूँ तो बार बार कॉल करके मुझे बुलाती क्यों है। स्वयं के होठों पर एक नटखट सी मुस्कान थी। वो शरण्या के साथ फ्लर्ट कर रहा था पर शरण्या को शायद पसंद नहीं था। उसने जवाब दिया, अगर मुझे केस के मामले में तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती तो ऐसा कभी नहीं करती। तुम्हारी शक्ल देखना मेरी मजबूरी है। स्वयं एकदम से कुर्सी से खड़ा होकर शरण्या पर झुक जाता है। अचानक स्वयं की हरकत से वो एकदम से थोड़ा हैरान हो जाती है पर थोड़ा खुद को संभाल लेती है। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में इस कदर खो जाते हैं कि बस आप आसपास की चीजों का ख्याल ही नहीं रहता। शरण्या की आंखों में देखते हुए स्वयं ने कहा, अरे छोड़ो भी, मान क्यों नहीं लेती, केस तो सिर्फ बहाना है मुझे बार बार मिलने का। फिर फोन करके इसलिए बुलाती हो ताकि मेरे साथ वक्त गुजार सको ना, पर थोड़ा संभल कर, क्योंकि मजबूरी को ख्वाहिश बनते देर नहीं लगती। स्वयं मल्होत्रा चीज ही ऐसी है। मेरा नशा जिस दिन आपको हो गया ना, उस दिन हर तरफ आपको मैं ही दिखूंगा। स्वयं और शरण्या भी एक दूसरे के बहुत करीब और एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। कुछ सेकंड तक तो शरण्या भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती, बस उसे देखती ही रहती है। स्वयं की आंखें नटखट थी पर थोड़ी कोल्ड लग रही थी। कभी कभी ये लड़का एकदम अपनी पर्सनैलिटी ही बदल लेता है। तभी किसी की आवाज सुनकर दोनों एक दूसरे होश में आते हैं। स्वयं मल्होत्रा, इज दैट यू। स्वयं ने पलट कर देखा और शरण्या ने भी उस आवाज की तरफ देखा तो पाया एक खूबसूरत सी लड़की छोटे छोटे कपड़ों में, छोटी सी स्कर्ट में, खुले बाल के साथ, चेहरे पे एम्यूजमेंट और हैरानी से भरे एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देख रही थी। उस लड़की को देखते ही स्वयं के चेहरे पर कंफ्यूजन के हाव भाव आए और वो चलकर उस लड़की के सामने आया। वो लड़की अब भी स्वयं को देखकर थोड़ी सी हैरान और थोड़ी सी एक्साइटेड लग रही थी। स्वयं ने गैस करके उससे पहचानने की एक्टिंग करते हुए कहा, आर यू मिस रूही देसाई, राइट।
वह लड़की यह सुनकर एकदम से एक्साइटेड होकर बोली, तुमने मुझे पहचान लिया? ओ माय गॉड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एकदम से स्वयं ने भी अपनी बाहों को फैलाया और दोनों ने एक दूसरे को हक किया। उनकी हरकत देखकर शरण्या के चेहरे पर अनोइंग एक्सप्रेशन आ गए। फिर से शुरू हो गया, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता, कभी भी नहीं। और थोड़ी देर पहले ये क्या हरकत की इसने मेरे करीब आकर। आगे से अगर मेरे इतना करीब आया ना तो इसकी पैंट में बॉम्ब डाल दूंगी। फिर तो मेरे क्या किसी अपनी बीवी के भी करीब जाने लायक नहीं रहेगा। सो कोल्ड फक बॉय। स्वयं उस लड़की को लेकर टेबल के पास आता है और दोनों कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। वो लड़की अपनी कुर्सी पर बैठने के बजाय स्वयं के पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है, जिसे देखकर शरण्या अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है। स्वयं उस लड़की को कमर को अपने हाथों में पकड़ लेता है। वो लड़की कहती है, यू नो, कितना वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। तुम तो गायब ही हो गए उस रात के बाद जो हमने साथ में गुजारी थी। मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश की पर कहीं से तुमसे कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। हाउ आर यू? स्वयं ने कहा, तुम्हारी याद में कैसा हो सकता हूँ? यू नो बेबी, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरी पर्सनल लाइफ में। किसी खड़ूस इंस्पेक्टर ने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया था, वो भी मुझ पर झूठे एलिगेशंस लगाकर। स्वयं की यह बात सुनकर शरण्या चौंक गई और फिर घूर कर उसकी तरफ देखती है। उसकी खतरनाक नजरों को स्वयं अपने ऊपर महसूस कर चुका था, मगर उसे बहुत मजा आ रहा था शरण्या को परेशान करने में। वो लड़की स्वयं की गोद में बैठते हुए, ओ गॉड, कितना कमीना इंस्पेक्टर होगा वो। कोई पकड़कर तुम्हें जेल में कैसे डाल सकता है? अब इस बात पर शरण्या का और ज्यादा दिमाग खराब होने लगा। यह 2 कौड़ी की लड़की उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। स्वयं हंसते हुए बोला, छोड़ो ना बेबी, ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? उस लड़की की नजर शरण्या पर पड़ी जो उन दोनों को घूर रही थी। फिर बोली, हु इज दैट गर्ल? और ये हमें ऐसे कैसे खा जाने वाली नजरों से देख रही है? क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी बीवी? शरण्या की तरफ देखकर स्वयं उस लड़की से बोला, कम ऑन यार, तुम्हें तो मेरा टेस्ट पता है ना। मैं खूबसूरत लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाने का मौका देता हूँ। वैसे भी मुझे मर्दों जैसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं। मर्दों जैसी लड़की? अब तो स्वयं की बात सुनकर शरण्या का खून ऊपर से नीचे तक उबलने लगा। कांच के गिलास पर अपने हाथ की पकड़ को और मजबूत कर लिया। स्वयं ने जब शरण्या के गुस्से की आग को महसूस किया तो वो थोड़ा हड़बड़ा सा गया। उसने तुरंत अपनी गोद में बैठी लड़की की तरफ देखकर कहा, बेबी चलो हम थोड़ा डांस कर लेते हैं। उस लड़की ने कहा, ओके। उसके बाद स्वयं उस लड़की को लेकर वहां से डांस करने वाले लोगों की भीड़ में भाग गया। शरण्या को गुस्सा आ रहा था, आंखें कड़क हो गई और वो अपने दांत खटखटाती रही। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। थोड़ी देर तक शरण्या ऐसे ही बैठी रहती है और स्वयं उस लड़की की बाहों में लेकर बड़े मजे से झूम रहा था, डांस कर रहा था। तभी शरण्या के पास किसी का कॉल आता है। शरण्या कॉल लेने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन अंदर काफी ज्यादा शोर था। बाहर आकर एक जगह पर गाड़ी के पास जाकर वो कॉल पर बात कर रही। तभी किसी ने एकदम से शरण्या की तरफ बढ़ने लगे और वहां कुछ लोग थे जिनकी नजर शरण्या के ऊपर जमी हुई थी। कॉल पर वो कुछ सीरियस बातें कर रही थी, शायद केस से रिलेटेड कुछ डिस्कशन चल रहा था। बात करने के बाद जैसे वो कॉल कट करके पलटी उस वक्त अचानक उसके चेहरे पर एक स्प्रे महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर स्प्रे मार दिया हो। सामने खड़ी आदमी ने अपनी नाक को रुमाल से कवर करके रखा था। उसके हाथ में एक छोटी सी स्प्रे की बोतल थी जिससे वो लगातार शरण्या के चेहरे पर स्प्रे कर रहा था। वह जो भी था तुरंत शरण्या पर रिएक्ट होता और एकदम से उसका सर घूमने लगता है। शरण्या के ऊपर अचानक ही अटैक हो जाता है। उसके ऊपर कुछ स्प्रे किया जाता है जिसे सूंघते उसकी आंखों के सामने धुंधलापन और अंधेरा छाने लगता है और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर जाती है। शरण्या को उठाकर वह लोग तुरंत गाड़ी में डालते हैं और उसके बाद गाड़ी को लेकर वहां से चले जाते हैं। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।